Hello and welcome to the channel. My name is Priyanka and in this video we are going to talk about the basic accounting terms. First accounting term that we have is entity. Entity is basically the business organization जिसके लिए हम accounts prepare कर रहे हैं और ये entity business entity भी हो सकती है और non business entity भी हो सकती है. Business entity का मतलब जहाँ पे आपका main motive profit maximization हो और non business entity का मतलब जहाँ आपका main motive profit maximization ना होकर social welfare होता है. तो इसके अंदर आते हैं charitable trust, रॉयल्टी हॉस्पिटल्स या रॉयल्टी क्लब्स और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स इसके एग्जांपल्स होते हैं. The next term that we have is business transaction. Business transactions are the exchange of money, goods and or services. जहाँ पे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है. ये कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है. जहाँ पे गुड्स को खरीदा या बेचा ना जाए लेकिन फिर भी मनी का लेन देन हो, वो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के अंदर इंक्लूडेड होता है. अब इन ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को दो कैटेगरीज के अंदर इनके क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं. पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग यूनिट. अकाउंटिंग यूनिट के साथ में रिलेशनशिप के बेसिस पे इसके दो कैटेगरीज बन सकती है, दैट इज इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. इंटरनल ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनमें की कोई सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती. ऐसे ट्रांजेक्शंस जो विद इन द बिजनेस या विद इन द अकाउंट हो जाते हैं जिनमें कोई भी सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती. जैसे कि जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तब उसके अंदर कोई ना कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि हमने राम के साथ सेल किया या सोहन को सेल किया या कैश अकाउंट में किया या क्रेडिट पे किया, तो ऐसे दूसरे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं. जबकि जब हम जो ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनमें की कोई सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, यानी विद इन द अकाउंट जब ट्रांजेक्शन हो जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो वो मशीनरी अकाउंट से ही बिलोंग करता है और विद इन द अकाउंट हो जाता है जिसमें बाहर की कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती. तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम इंटरनल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं. इसके अलावा होते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो सारे ट्रांजेक्शन जिसमें बाहर की कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि आपने कुछ परचेज किया या सेल किया तो ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना होकर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इनको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है. और दूसरी कैटेगरी वो होती है जहां पे हम मोड ऑफ ट्रांजेक्शन बताते हैं. मोड ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ये ट्रांजेक्शन किस तरह से किया गया है, ये कैश में किया गया है या ये क्रेडिट पे किया गया है. तो कैश तो वो सारे ट्रांजेक्शन जिसके बदले, जैसे आपने परचेज किया या सेल किया तो उसके बदले आपने कैश एक्सचेंज किया तो वो कैश ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो जहां पे आपने कैश को इन्वॉल्व ना करके क्रेडिट पे किया हो, दैट इज आपने उधार पे बेचा या खरीदा हो, तो वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन का मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है. The next accounting term that we have is account. Account is basically the heading under which we record our transactions. Business के अंदर रोज ही बहुत सारे transactions होते हैं, जैसे कि खरीदना, बेचना और कैश रिसीव करना, बैंक में जमा कराना, ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं. इन सारे ट्रांजेक्शन को जिस हेडिंग के अंदर हम अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोहन से कुछ गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो यहाँ पे जब हम अपने बुक्स के अंदर इसे रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज भी लिखेंगे और सोहन का नाम भी लिखेंगे. तो परचेज के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट है, सोहन का नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोहन अकाउंट है. इस तरीके से बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को अपनी अपनी हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम अकाउंट बोलते हैं. जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट. इस तरीके से सारे ही ट्रांजेक्शन्स को अपनी अपनी हेडिंग्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है. उसी हेडिंग को हम अकाउंट कहते हैं. The next accounting term that we have is capital. Capital is the claim of owner or proprietor in the business. Business का वो हिस्सा या business का वो पैसा या हिस्सा जो कि ओनर से बिलोंग करता है वो कैपिटल कहलाता है. कंपनी के अंदर जो उसके ओनर्स होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी का वो हिस्सा जो उसके शेयर होल्डर्स से बिलोंग करता है वो कैपिटल कहलाता है. और क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, तो ये कैपिटल बन जाती है शेयर कैपिटल. और नॉर्मल बिजनेस के अंदर हम इसे सिर्फ कैपिटल बोलते हैं. जहां पे शेयर होल्डर्स ना होके सिर्फ कोई ओनर या प्रोप्राइटर होता है वहां हम इसे कैपिटल बोलते हैं. और कंपनी के अंदर यही कैपिटल शेयर कैपिटल के नाम से जानी जाती है. The next term is drawings. The amount, goods or assets taken over by the proprietor for his personal use are called drawings. मतलब बिजनेस के अंदर से अगर कैश है, assets है, goods है जो proprietor ने निकाल लिए हैं वापस for his personal use, बिजनेस के अंदर वो नहीं यूज कर रहा है इनको, for his personal use अगर वो निकाल रहा है बिजनेस से कुछ भी, either it's cash और assets और goods, तो अगर वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है for his personal use तो हम उसे ड्रॉइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी होता है एक तरीके से आपकी बिजनेस की जो जिम्मेदारियां होती है किसी को भी पैसे चुकाने की, वो लाइबिलिटी कहलाती है. तो लाइबिलिटी इज द क्लेम ऑफ अमाउंट
अगेंस्ट द बिजनेस और एंटरप्राइज। आपकी जो भी एंटिटी, एंटरप्राइज या बिजनेस है, उसके अगेंस्ट लोग जितना पैसा मांगते हैं बिजनेस में, वो पैसा उसके लिए जिम्मेदारी है चुकाने की, और वही जिम्मेदारी को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। अब ये जो लाइबिलिटी है ये दो तरीके की हो सकती है, या तो ये इंटरनल होगी या फिर ये एक्सटर्नल होगी। इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो लाइबिलिटी या बिजनेस का वो हिस्सा जो ओनर से बिलोंग करता है, या बिजनेस की जो जिम्मेदारी ओनर को चुकाने की होती है, या क्लेम जो कि ओनर का होता है बिजनेस के अंदर, वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। और इसके अलावा होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो ओनर के अलावा बाकी लोग बिजनेस के अंदर क्लेम करते हैं, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। जनरली ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की वजह से जनरेट होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, क्रेडिटर्स, ये सारे उधार की वजह से होते हैं और लोन्स की वजह से होते हैं। तो ये वाले जो क्लेम्स हैं जो बिजनेस के अंदर आउटसाइडर्स क्लेम करते हैं, वो सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती हैं। फर्दर हम अगर क्लासिफाई करना चाहें तो लाइबिलिटीज को दो और कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ऐसी लाइबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाती है, उस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। और ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद खत्म होती है, उस लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी बोला जाता है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के एग्जांपल्स होते हैं क्रेडिटर्स, क्योंकि उनसे पैसा हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर चुकाना पड़ता है, यानी कि विद इन 12 मंथ्स हमें वो पेमेंट करना पड़ता है, तो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। अब बैंक का लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, वो आप 1 साल में ना चुकाकर 1 से ज्यादा सालों में चुकाते हो, इसीलिए वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। Next accounting term that we have is assets. Assets basically are the things that add value to your company or that helps you to earn. मतलब ऐसी चीजें जो आपको कमाई करने के अंदर हेल्प करिए या फिर आपकी वेल्थ को इंक्रीज करिए, वो सारी ही चीजें असेट कहलाती हैं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, ये सारी चीजें आपको कमाई करने के अंदर हेल्प करती है, इसलिए ये सारे आपके असेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी कोई ऐसी लैंड खरीदी है जिसमें आपने ना तो कोई फैक्ट्री बनाई है, ना कोई बिल्डिंग बनाई है, और जिससे आपको कुछ अर्न भी नहीं हो रहा है, बस आपने परचेज कर ली है, क्या तब भी वो लैंड आपके लिए असेट कहलाएगी? तो हाँ, बिल्कुल, वो तब भी आपके लिए असेट कहलाएगी, बिकॉज एट दैट टाइम इट इज एडिंग वैल्यू टू योर कंपनी, या आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है, तो वो तब भी आपके लिए असेट कहलाएगी। अब जिस तरीके से हमने लाइबिलिटीज के कैटेगराइजेशन किया था, उसी तरीके से हम असेट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। असेट्स के बेसिकली 3 कैटेगराइजेशन होते हैं, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्सटिशियस असेट। नॉन करंट असेट्स वो सारे असेट्स होते हैं जिनको आप 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूटिलाइज करते हो, मतलब ऐसे खर्चे जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, और ऐसे खर्चे रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, मतलब बार बार नहीं किए जाते हैं, और ऐसे असेट्स आप रीसेल पर्पस के लिए भी नहीं खरीदते हो। मतलब इनमें अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप इसे लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है या फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी है, आपने कोई फैक्ट्री में काम चालू किया है, तो उस फैक्ट्री को अगर आपने परचेज किया है तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म असेट है, क्योंकि ये आप बार बार नहीं करोगे। आप अगर आपने कोई एक बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री स्टार्ट कर लिया अपनी, तो वो आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रखोगे, 12 महीने के अंदर अंदर आप इसे चेंज नहीं करते हो। तो ऐसे असेट्स जिन्हें 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया जाता है, जिनके बेनिफिट्स आपको 12 महीने से ज्यादा मिलते हैं, वो आपके नॉन करंट असेट्स या फिर लॉन्ग टर्म असेट्स कहलाते हैं। और ऐसे असेट्स जिनका बेनिफिट आप 12 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेते हो, तो वो सारे असेट्स आपके लिए शॉर्ट टर्म असेट्स कहलाते हैं, जैसे कि एडवांस पेमेंट्स, डेटर्स और स्टॉक। ये सारी चीजें आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, 12 महीने के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाती है, इसलिए इनको हम करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है फिक्सटिशियस असेट। फिक्सटिशियस असेट्स की बेसिकली कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, इनको हम सिर्फ अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, इसलिए हम इनको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड पे रिटर्न ऑफ करते हैं, यानी कि प्रॉफिट पे से चार्ज करते हैं 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। देखा जाए तो इसका खर्चा 1 से ज्यादा सालों के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट भी हमें 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, इसलिए हम इनको फिक्सटिशियस असेट बोलते हैं। इनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, बस हम इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि हमने नॉन करंट असेट्स के बारे में पढ़ा, तो उसके अंदर कुछ और कैटेगरीज भी है, जैसे कि फिक्स्ड असेट। नॉन करंट असेट्स बेसिकली फिक्स है,
फिक्स्ड असेट्स होते हैं ऐसे असेट्स जिन्हें एक बार आपने खरीद लिया तो वो फिक्स है, कम से कम आगे कुछ सालों तक, 5 साल 10 साल आप उन्हें चेंज नहीं करते हो, और ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते और इनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। अब ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी सीन और टच्ड, ऐसे असेट्स जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो टेंजिबल असेट्स कहलाते हैं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें ऐसी है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, तो ये सारे टेंजिबल असेट्स कहलाते हैं। पर कुछ असेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, बट स्टिल दे हेल्प यू टू अर्न, तो ऐसी चीजों को हम इनटेंजिबल असेट्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज रिसीट्स। अब रिसीट्स होता है जब भी आपको कैश रिसीव होता है, पैसा रिसीव होता है, तो वो आपके लिए रिसीट्स कहलाता है। ये रिसीट्स दो नेचर्स की हो सकती है, दैट इज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर होता है जब भी आपको अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने की वजह से कोई पैसा रिसीव होता है तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। जैसे कि ये रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज को बेचने से जब भी आपको रिसीट्स होंगी तो वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। इसकी ऑपोजिट होती है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स जनरली रिकरिंग नेचर की नहीं होती है कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी नहीं होती। मान लो कि आपने अपना कोई असेट बेचा है और उसको बेचने से अगर आपको कोई रिसीट्स आ रही है तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट्स होगी, क्योंकि आपने अपने कैपिटल का कोई हिस्सा बेचा, अपने असेट्स बेचे, और उन असेट्स को बेचने से अगर आपको कोई रिसीट्स रिसीव हो रही है तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट्स कहलाती है। द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज बेसिकली जो आप खर्चा करते हो वो सारा आपका एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब जिस तरीके से हमने रिसीट्स के बारे में पढ़ा कि रिसीट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है कि वो कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती है और रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकती है, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर को भी क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्सपेंडिचर के 3 कैटेगराइजेशन होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी खर्चा आप अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर करते हो वो खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जो अपने असेट्स के लिए है, मतलब जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, तो अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर, तो उनमें किया गया खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब बात करते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये बेसिकली ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, इसलिए इसका होने वाला खर्चा हम एक से ज्यादा टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देते हैं और उसको रिटर्न ऑफ करते हैं एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर्स में, तो वो आपके लिए कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस पर होने वाला खर्चा एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स पे चार्ज करके रिटर्न ऑफ किया जाता है प्रॉफिट में से। नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बेसिकली छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं और ऐसे खर्चे इनकम जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, रेंट, ये सारे खर्चे होते हैं जो आपको कमाई करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो इनकम जनरेट करने के लिए ये सारे खर्चे करना इंपॉर्टेंट है और इनका बेनिफिट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है। जैसे वेजेस है, सैलरीज है, रेंट है, ये हर महीने पे किए जाते हैं, तो इनका बेनिफिट बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है, बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट टू अर्न मनी। फिर इन खर्चों को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक्सपेंसेस हम 2 तरीके के पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो पहले ही पे कर दिए जाते हैं। प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिए गए खर्चे जो होते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं और ये हमारे लिए असेट्स का काम करते हैं। जैसे कि आपकी जो लाइबिलिटी बाद में जनरेट होने वाली थी पे करने की, वो आपने एडवांस में ही पे कर दिया, तो वो आपका कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर चल रहा है और मैंने अगर दिसंबर का रेंट नवंबर में ही पे कर दिया है, तो जब तक कि उसकी ओरिजिनल लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो जाती है पे करने की, तब तक के लिए वो खर्चा मेरे लिए असेट माना जाएगा। जैसे कि दिसंबर का रेंट मुझे दिसंबर में पे करना था लेकिन मैंने नवंबर में ही पे कर दिया, तो जब तक दिसंबर नहीं आ जाता ये खर्चा मेरे लिए मेरा असेट माना जाएगा। और दूसरे तरीके का खर्चा जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जस्ट ऑपोजिट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारी लाइबिलिटी जनरेट भी नहीं हुई थी और हमने पहले ही पे कर दिया, जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जहां पे आपकी लाइबिलिटी तो कब की जनरेट हो गई है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो वो सारे खर्चे आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि बिजली का बिल है और सैलरीज है, वेजेस है, ये ऑलमोस्ट हर बार अगले महीने में पे किए जाते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग होते हैं जब तक कि इनको पे ना किया जाए।
हम एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं और दूसरी टर्म है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल इनफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है वो आपके लिए रेवेन्यू कहलाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब टोटल आपके पास कितना पैसा आ रहा है, वो पैसा आपके लिए रेवेन्यू कहलाता है। जैसे कि किसी महीने अगर आपने 15 यूनिट सेल करी है और हर यूनिट अगर 100 रुपीज की थी, तो टोटल आपको जो पैसा रिसीव हुआ, टोटल आपके पास जो कैश आया वो 1500 था। तो ये जो 1500 है ये आपके लिए रेवेन्यू कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म इज इनकम। आपने एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा, आपने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। एक्सपेंसेस आपके खर्चे और रेवेन्यू आपकी रिसीट्स होती हैं, आपको जो रिसीव हुआ है। तो आपको अपने खर्चे से ज्यादा जितना भी रिसीव हुआ होता है वो आपके लिए आपकी इनकम कहलाती है। फॉर इसकी जो स्टेटमेंट है वो है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर दी एक्सपेंसेस, मतलब आपको अपने खर्चे से ज्यादा जितना रेवेन्यू मिला है वो सारी आपके लिए आपकी इनकम कहलाती है। अब इस इनकम के अलग अलग सोर्सेस होते हैं कि आपको इनकम अपने बिजनेस से हुई है या अदर देन बिजनेस हुई है। अगर ये इनकम आपको अपने बिजनेस से हुई होती है तो ये इनकम कहलाती है प्रॉफिट, और अगर आपको ये इनकम अदर देन बिजनेस हुई होती है तो इसको हम बोलते हैं गेन। अब ये जो प्रॉफिट होता है इसके भी अपने कैटेगराइजेशन होते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जहां आप अपनी सेल में से केवल और केवल डायरेक्ट खर्चों को लेस कर देते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को हटाते हैं, तो आपके पास में बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी जब चार्ज कर देते हो तो आपके पास में बचता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका फाइनल प्रॉफिट होता है। उधर दूसरी तरफ हम बात करें गेन्स की, तो गेन्स जो होते हैं आपको अदर देन बिजनेस होते हैं, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होता। गेन्स होते हैं कि मतलब आप बिजनेस तो करते हो टेक्सटाइल का बिजनेस, लेकिन आपने अपनी कोई मशीन बेची है, कोई लैंड बेची है और लैंड पे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो आपके लिए आपका गेन कहलाता है, ना कि प्रॉफिट। तो इनकम जो होती है उसके अंदर सारे सोर्सेज से होने वाली इनकम इंक्लूडेड होती है, चाहे वो बिजनेस से हुई है या अदर देन बिजनेस। बिजनेस से हुई है तो हम उसे प्रॉफिट बोलते हैं और अदर देन बिजनेस हुई है तो उसे हम गेन बोलते हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं और रेवेन्यू ज्यादा होता है तो आपको इनकम जनरेट होती है। व्हाट इफ ये उल्टा हो जाए, आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और आपको रेवेन्यू कम रिसीव हो, तो वो आपके लिए बन जाता है लॉस, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू इज द लॉस। अब है कि जब आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो फॉर रीसेल पर्पस, या फिर अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप अपने रॉ मटेरियल जैसी चीजों को जब आप खरीदते हो तो वो आपके लिए बन जाता है परचेज। तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज अकाउंट में, और जब खरीदी हुई चीज को हम रिटर्न कर देते हैं तो वो आपके लिए बन जाता है परचेज रिटर्न। इसी तरीके से जब आप कोई चीज को बेचते हो, अपने गुड्स को बेचते हो, यहाँ हम असेट्स की बात नहीं कर रहे कि अगर आपने लैंड बेची तब भी आप उसको सेल लिखोगे, सेल ऑफ गुड्स लिखोगे, तो तब हम सेल या परचेज यूज नहीं करते, तब हम उसी फर्नीचर का असेट का नाम लिखते हैं। पर यहाँ पे जब आप अपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हो तो परचेज, और अगर गुड्स को बेचते हो तो सेल्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से बेचे हुए गुड्स जब आपके पास में रिटर्न आ जाते हैं तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस में जो टोटल कैश इनफ्लो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। यहाँ पे आप अदर देन बिजनेस अगर आपको कोई भी कैश इनफ्लो हो रहा है तो वो आप इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ ऐसा कैश जो आपको अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की वजह से रिसीव हुआ होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स वो होते हैं जो या तो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे होते हैं और या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदे होते हैं। बेसिकली आप अपने बिजनेस में जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर डील करते हो वो आपके लिए गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार्स का शोरूम है तो कार्स आपके लिए गुड्स बन जाएगी। अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है तो आपके लिए फर्नीचर्स आपके गुड्स बन जाएंगे। अगर आपका फायर क्रैकर्स का बिजनेस है तो फायर क्रैकर्स आपके लिए गुड्स बन जाएंगे। बेसिकली जिस भी चीज में आप डील करते हो वो आपके लिए आपके गुड्स बन जाते हैं। और ऐसे गुड्स जो पूरे साल में नहीं बिक पाते हैं या साल के आखिर में बच जाते हैं, ऐसे गुड्स हमारे लिए स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहलाते हैं। और स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। मतलब ओपनिंग स्टॉक तो वो स्टॉक जो पिछले साल बच गया था जिससे हमने इस साल शुरुआत करी, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और ऐसा स्टॉक जो इस साल बच गया है, मतलब ऐसे गुड्स जो इस साल नहीं बिक पाए थे जिनसे हमें अगले साल में शुरुआत करनी होगी, वो आपके लिए कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, ये रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है और वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है। रॉ मटेरियल का मतलब अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा था और वो इस साल पूरा कंज्यूम नहीं हो पाया, साल के आखिर में बच गया है कुछ रॉ मटेरियल, तो वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाता है।
और कुछ जो आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए थे या फिर फिनिश आप गुड्स लेकर आए थे और इस साल नहीं बिक पाए, तो वो आपके लिए बन जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ऐसे गुड्स जो आधे बन चुके हैं और आधे बनने बाकी हैं, मतलब जिनका प्रोडक्शन अभी चालू है, तो वो आपके कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट टर्म्स आर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड्स पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज उधार में बेचे थे और उसके अगेंस्ट आपको पैसा रिसीव करना है, तो वो ट्रेड्स रिसीवेबल कहलाता है। वहीं आपने अगर किसी से गुड्स और सर्विसेज उधार में परचेज किए थे और आपको उन्हें पैसा लौटाना है, तो वो कहलाता है ट्रेड्स पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको आपने उधार में गुड्स बेचे थे, यानी क्रेडिट पे सेल किया था, उनसे आपको पैसा लेना है, तो वो पर्सन्स जो होते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जिसको भी आपने उधार में गुड्स बेचे थे, उन्होंने आपको एक बिल इशू किया था और कहा था कि इस फ्यूचर डेट पे या इतने मंथ्स के बाद वो आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो आपके लिए कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। दूसरी तरफ ट्रेड पेएबल्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने परचेज किए थे गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट के ऊपर और अब आपको उन्हें पैसा लौटाना है, तो वो आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ बिल्स पेएबल का मतलब होता है कि आपने जिनसे गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट के ऊपर, उनको आपने एक बिल बना के दिया था और कहा था कि इतने टाइम पीरियड के बाद में आप उनको पेमेंट कर दोगे, तो वो बिल जो होता है जिसपे आपको पे करना होता है, तो वो कहलाता है बिल्स पेएबल। नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट। कॉस्ट होती है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के अंदर या फिर मैन्युफैक्चर करने के अंदर आपने टोटल कितना खर्चा किया है, वो आपके लिए कहलाता है कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में लागत भी बोलते हैं। कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के अंदर या फिर मैन्युफैक्चर करने के अंदर आपकी कितनी लागत आई है, कितनी कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट कहलाती है। यानी जितना खर्चा हुआ होता है वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट टर्म इज वाउचर्स। जब भी हम कोई चीज परचेज या सेल करते हैं, तो उसके साथ में हमें कोई ना कोई बिल्स या तो मिलता है या हम इशू करते हैं, जैसे कि कैश मेमो, बिल्स, इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं या फिर रिसीव किए जाते हैं, वो आपके लिए वाउचर्स कहलाते हैं। और ये वाउचर्स सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करते हैं आपकी बुक्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्ड करने के अंदर। जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इन्हीं बिल्स की बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और यही बिल्स आपके लिए वाउचर्स कहलाते हैं और इन्हीं को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू होती है उससे कम जो हम पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, तो जो कम वाला पार्ट होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। अभी जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है और कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो किसी से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो। मतलब अगर मेरा कोई सेलर है जिससे मैं बार बार ट्रांजेक्शन करती हूँ, बार बार वहीं से परचेज करती हूँ, तो मैं लॉयल कस्टमर हुई उनकी, तो वो मेरे को कुछ डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है और इससे प्रोडक्ट की वैल्यू सीधी सीधी कम हो जाती है और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, मतलब इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ इससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दी जाती है, यानी गुड्स की वैल्यू इससे कम कर दी जाती है, पर इसे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसको दिया जाता है जो टाइम पे कैश में पेमेंट कर देता है, मतलब टाइम पे जो पेमेंट कर देता है उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। उधार पर होने वाले ट्रांजैक्शंस पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो मतलब कैश डिस्काउंट होता है टाइम पे पेमेंट करने वालों के लिए। फिर एक और होता है रिबेट। रिबेट तब दी जाती है जब आपने जो गुड्स सेल किए हैं उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम आ गया है या वो प्रोडक्ट अप टू द क्वालिटी मार्क नहीं है, तो उसके लिए अगर कोई आपके गुड्स की वैल्यू कम कर देता है तो वो आपके लिए बन जाता है रिबेट। लेट्स से कि आपने 10,000 के गुड्स परचेज किए थे, उनमें से 2,000 के गुड्स खराब निकल गए, तो आपने जो पेमेंट किया वो 8,000 के लिए ही किया, तो जो 2,000 की वैल्यू कम कर दी गई है वो आपके लिए रिबेट बन जाती है। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट्स। बैड डेट्स होते हैं बैड डेट, मतलब बैड डेटर्स, मतलब ऐसे लोग जिनको आपने उधार पे गुड्स सेल किए थे और उनसे आपको पैसा रिसीव नहीं हो रहा है और आपको लगता भी नहीं है कि आगे जाके रिसीव होने वाला है, तो वो बन जाते हैं बैड डेट्स। मतलब लेट्स से कि आपने सोहन को कुछ गुड्स सोल्ड किए थे और 10,000 के गुड्स सोल्ड किए, उनमें से उसने 8,000 का पेमेंट तो कर दिया, 2,000 रुपीज बाकी चल रहे हैं बहुत टाइम से और आपको लगता भी नहीं है कि अब वो ये 2,000 रुपीज आपको कभी भी रिसीव होने वाले हैं, तो वो आपके लिए बन जाता है बैड डेट्स। मतलब ऐसे डेटर्स जो आपको कभी भी रिसीव नहीं होंगे वो आपके लिए बन जाते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट टर्म इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है जहां पे आप अपने असेट्स और लाइबिलिटीज के, सारे असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, तो वो जो शीट होती है वो आपकी बैलेंस शीट कहलाती है। नेक्स्ट टर्म इज बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू होती है कि जिस वैल्यू पे हम असेट्स को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई असेट था, लेट्स से कि आपने कोई बिल्डिंग 10 लाख रुपीस में खरीदी थी और अब उसकी वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन लगने के बाद में उसकी वैल्यू घट के 10 लाख से 8 लाख रुपीस रह गई है। तो मतलब 2 लाख का अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है तो आप अपने बुक्स में उसे 8 लाख रुपीस पे रिप्रेजेंट करोगे। तो जिस वैल्यू पे आप अपने असेट्स को अपने बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हो या लिखते हो वो आपकी कहलाती है बुक वैल्यू। नेक्स्ट टर्म इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है कि जिन बुक्स के अंदर आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो या पोस्ट करते हो, जैसे कि जर्नल, लेजर, ये सारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो उसे 2 साइड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। उसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो लेफ्ट साइड होता है अकाउंट्स का वो आपका डेबिट साइड कहलाता है और जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। जो भी आपके असेट्स होते हैं उन्हें यूज करते करते उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो वो जो वैल्यू जो यूज करने की वजह से कम हो गई है वो वैल्यू कहलाती है डेप्रिसिएशन। और इससे हम अपने जब भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू को कम कर देते हैं। मतलब जब भी हम बुक्स में अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को कम करके उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बची है उसे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल खरीदा, लेट्स से 20,000 का आपने कोई मोबाइल खरीदा और 6 मंथ्स उसे यूज किया। 6 मंथ्स यूज करने के बाद उसकी वैल्यू जो थी 8,000 रुपीज से कम हो गई है। तो 8,000 रुपीज आप अपने जब भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे तो 8,000 रुपीज से अपने मोबाइल की वैल्यू कम करके उसे 12,000 पे रिकॉर्ड करोगे। जो 12,000 है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। जो 8,000 वैल्यू कम करी वो डेप्रिसिएशन कहलाता है कि उसे यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो 8,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा और 20,000 जो थी वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जिस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट टर्म इज एंट्री। जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो वो एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट टर्म्स आर इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो होता है कि जब भी कोई पर्सन इस कैपेसिटी में नहीं रहता कि वो अपने डेट्स को चुका सके, यानी उसके पास पैसा खत्म हो चुका है, अब उसके पास वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो अपने डेट्स को, उधारियों को चुका सके, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसको हम बैंकक्रप्ट या फिर हिंदी में दिवालिया घोषित होना कहते हैं। दूसरी तरफ सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो इस कैपेसिटी में होता है कि वो अपने डेट्स को चुका सके, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो इस कैपेसिटी में ना हो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म इज प्रोपराइटर। प्रोपराइटर इज द ओनर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो मालिक होता है वो प्रोपराइटर कहलाता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल टर्म इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स वो होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें साल के आखिर में या अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस के अकाउंटिंग पोजीशन को देख सकें, उसके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को देख सकें और उसकी परफॉर्मेंस को देख सकें। तो वो कहलाते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।